नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जितनी क्लास कंप्लीट की है उसमें हमने उत्तर वैदिक काल पर चर्चा की थी। उत्तर वैदिक काल पर चर्चा करने के पश्चात आज हम महाजनपद काल पर चर्चा करेंगे। महाजनपद काल जिसके निर्माण की रूपरेखा को हम उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ही समझ चुके थे कि कैसे जो क्षेत्रीय कबीले थे वो कबीले धीरे धीरे जनपद और फिर जनपद के पश्चात महाजनपद में वो बदलते गए। और जब ये महाजनपदों में इनका कन्वर्जन हुआ है, जब इनका स्वरूप परिवर्तित हुआ है महाजनपदों में, तो ये हर प्रकार से सशक्त हो गए थे, चाहे वो आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सैन्य हो, सामाजिक हो, हर प्रकार से ये सशक्त थे। और इसी महाजनपद काल को गार्डन चाइल्ड ने बोला है नगरी क्रांति की जो संज्ञा है वो गार्डन चाइल्ड के द्वारा महाजनपद काल को दी गई है। इसके बाद आता है कि टोटल महाजनपद थे कितने, तो टोटल महाजनपद थे 16 और इनके बारे में सर्वप्रथम उल्लेख हमको अंगुत्तर निकाय से मिलता है और भगवती सूत्र। ये दो ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमको महाजनपद काल के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस कालखंड में देखिए भारत में तो ये थे ही, भारत से बाहर भी दो ऐसे महाजनपद थे जो स्थित थे। पहला कंबोज जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित था, दूसरा गांधार जो कि पाकिस्तान में स्थित था। रही बात उस समय भारत की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इन चारों दिशाओं में वो कौन कौन से महाजनपद हैं जो स्थित थे, तो उत्तर दिशा में हम देखते हैं कि कंबोज महाजनपद था, दक्षिण दिशा में अस्मक महाजनपद था, पूर्व दिशा में अंग महाजनपद था और पश्चिम दिशा में अगर हम देखेंगे तो अवंती महाजनपद का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद आता है कि ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में 14 ऐसे थे जो कि राजतंत्रात्मक थे, यानी जहाँ पर राजा की शक्ति पूरी तरीके से केंद्रीकृत थी, और 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि गणतंत्रात्मक थे। उनके नाम कौन कौन से हैं ये इम्पॉर्टेंट है, एक वज्जी और दूसरा मल्ल। और इन दोनों गणतंत्रात्मक व्यवस्था से संचालित होने वाले इन दोनों महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमको जैन धर्म से जुड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम सारे महाजनपदों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इनकी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, इनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान में किस जगह पर अवस्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंबोज महाजनपद वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। इसकी बात आता है कि ये सर्वाधिक उत्तर क्षेत्र में था जो हम कंबोज महाजनपद लेंगे। इसके बाद आता है कि इसकी राजधानी क्या थी, हाटक थी, और श्रेष्ठ घोड़ों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध था कंबोज। दूसरा महाजनपद हमारा आता है गांधार महाजनपद, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में रावलपिंडी और पेशावर के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला, और तक्षशिला तो सभी जानते हैं कि ज्ञान का, व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। चाणक्य की शिक्षा का केंद्र तक्षशिला ही रहा है। इसके बाद तीसरा महाजनपद आता है अस्मक, एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के पास आंध्र का क्षेत्र, और इसकी राजधानी क्या थी, पोतन। कहीं कहीं इसको पोटिल भी कह करके संबोधित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे मगध महाजनपद। देखिए इन 16 महाजनपदों में अगर हम बात करें कि सबसे बृहद महाजनपद कौन सा था, तो वो मगध महाजनपद था। और क्यों था, इस विषय पर हम चर्चा इसी क्लास में करेंगे। मगध में हम देखते हैं कि पटना सभी जानते हैं, बिहार। राजधानी इसकी गिरिव्रज, और प्रथम बौद्ध संगति
यहीं पर हुई थी, जो कि हम आगे की हमारी नेक्स्ट क्लास जो बौद्ध धर्म से जुड़ी होगी उस पर सारी संगतियों की चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद आता है अंग। वर्तमान बिहार एवं बंगाल सबसे पूर्वी क्षेत्र आप कह सकते हो। राजधानी थी चंपा। वज्जी, अभी हमने पीछे चर्चा की कि गणराज्य था। 8 राज्यों का एक संघ था। इसकी राजधानी थी वैशाली। इसके बाद आता है काशी महाजनपद। इसकी राजधानी थी वाराणसी। फिर आता है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की 2 भागों में हमने इसको बांटा था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो थी कुशावती। यानी उत्तरी कौशल की श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की कुशावती। इसके बाद मल्ल, ये हमारा दूसरा गणराज्य वाला महाजनपद है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक कुशीनगर, एक पावानगर। ये दोनों जगह पर इसका संचालन मिलता है। फिर आता है वत्स। वर्तमान में प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो वत्स था। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। यहाँ पे राजा कौन सा था? उदयन। उदयन नाम का जो राजा है वो यहाँ पर राज्य करता था, ऐसा यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पांचाल महाजनपद। पांचाल क्षेत्र यूपी में है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ये एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद है मगध की तरह। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी इसकी अहिशत्रा और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। सूरसेन, वर्तमान में मथुरा का जो क्षेत्र है ये सूरसेन महाजनपद से जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी मथुरा ही थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कुरु महाजनपद। वर्तमान हरियाणा दिल्ली का क्षेत्र और इसकी राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। फिर आता है मत्स्य महाजनपद। वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्र जयपुर से जुड़ा हुआ और मत्स्य क्षेत्र की राजधानी क्या थी? विराटनगर। इसके बाद आता है चेदी। वर्तमान का बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान का बुंदेलखंड का क्षेत्र। और इसकी राजधानी कौन कौन सी थी? शक्तिमती या फिर शुक्तिमती, ऐसे दोनों का उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। इसके बाद आता है अवंती। अवंती महाजनपद, जहाँ पर राजा था चंडप्रद्योत। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। इसके बाद हमारा जो हमने बोला कि इस समय के कालखंड में जो सबसे कहना चाहिए बृहद महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। अब मगध जनपद तो सारे शुरू में ऐसे ही थे, सबके अपने एरिया सीमित थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मगध महाजनपद इतना ज़्यादा विशाल हो गया, इतना बृहद महाजनपद हो गया? तो उसके पीछे एक कारण था। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध पर ऐसा नहीं कि किसी एक शासक ने राज्य किया है, मगध पर बहुत से शासकों ने राज्य किया है और सभी ने भूमिका निभाई है उसके साम्राज्य विस्तार में। सबसे पहला जो राजा था वो था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश, यानी यहाँ पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया है? हर्यक वंश ने, जिसका कि राजा था बिंबिसार। इसने ही राजधानी बनाई थी राजगीर। उसको शुरू में राजगीर कहा जाता था और ये जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्मानुयायी था और इस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलन में था। ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म इस कालखंड में प्रचलन में नहीं था। अब इसने ये देखा कि साम्राज्य की विस्तार की जो नीति है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसने आक्रमण किया वैशाली पर। वैशाली जो कि वज्जी से जुड़ा हुआ था, वज्जी के महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। इसने बहुत कोशिश की लेकिन ये उसे प्राप्त नहीं कर पाया। तो इसे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि सारे महाजनपद जो हैं
वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, इतनी आसानी से उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। तो इसने एक नीति अपनाई थी। वो नीति कौन सी थी? वो नीति थी वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति के अंतर्गत इसने क्या किया कि वहाँ के जो महाजनपद थे आसपास के, उनके राजाओं की पुत्रियों से इसने विवाह किया और दहेज में उनसे जो एरिया था उनका उसे प्राप्त कर लिया। ऐसा करके इसने सबसे पहले क्या किया था? अंग महाजनपद प्राप्त किया था। इसके बाद अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रद्योत, उनकी बेटी से भी इसने विवाह किया और उनसे भी एरिया प्राप्त किया। इतना सब होने के बाद उसने वैशाली पर फिर से आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो वैशाली पर विजय हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद ये जो बिंबिसार था, ये वैवाहिक नीति को अपनाता जा रहा था और इसका बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु स्वयं अब राजा बनना चाहता था, लेकिन बिंबिसार गद्दी छोड़ नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इसी वजह से अजातशत्रु को कुणिक या पितृहंता कहा जाता है। इवन हर्यक वंश को पितृहंता वंशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी ने अपने अपने पिता की हत्या की है और कारण सिर्फ वही राज सिंहासन था। इसके बाद हम देखते हैं कि अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या जरूर कर दी, लेकिन उसने बिंबिसार का अधूरा सपना यानी कि वैशाली को वो विजित नहीं कर पाया था। इसने वैशाली पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। योजना सुव्यवस्थित तरीके से। कैसे? इसका एक काफ़ी विश्वसनीय व्यक्ति था, उसका नाम था वर्षकार। उसको जासूस बना करके अजातशत्रु ने वैशाली में भेजा। इसने वहाँ जाकर के सारे लूपहोल्स जितने थे वैशाली के, उसने सारी चीज़ों को वहाँ जाकर के स्टडी किया, अच्छे से आकलन किया और आकर के पूरी इन्फॉर्मेशन किसको प्रदान की? अजातशत्रु को। उसके बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और ये काफ़ी भयावह आक्रमण था, क्योंकि पहली बार इस युद्ध में 2 महाशस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उनका नाम था महाशिलाकंटक और रथमूसल। अब ये महाशिलाकंटक क्या है? आपने बाहुबली देखी होगी। बाहुबली में जिस तरीके से वो पत्थर बांध बांध के फेंकता ना, तो एक इस तरीके का इनका एक मशीन थी जो पत्थर फेंकती थी बड़े बड़े शिलाखंडों को सेना के ऊपर। और रथमूसल, रथ पर बांधा गया एक चक्र जो सामने वाले को पूरी तरीके से मार रहा था। तो इस प्रकार के 2 शस्त्रों का प्रयोग जो है वो वैशाली को प्राप्त करने में किया और अंततः वैशाली पर अजातशत्रु की विजय पताका फहर गई। इसके बाद भी अजातशत्रु ने अपने पिता की ही पद्धति को जारी रखा, यानी कि विवाह करो और राज्य जीतो। लेकिन अब अजातशत्रु का भी बेटा था उदयन। अब उदयन भी राज सिंहासन पर बैठना चाहता था, पर अजातशत्रु हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो तंग आकर के उदयन ने भी क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या कर दी। अब क्या करना था? ये राज सिंहासन पे बैठा। चूँकि वैशाली भी अब मगध साम्राज्य में शामिल हो चुका था, तो इसका एरिया भी बहुत बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति में गिरिव्रज को राजधानी बना करके उसकी सुरक्षा को नहीं देखा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उसकी राजधानी परिवर्तित हुई और राजधानी बनी पटना। अब आप बोलेंगे कि पटना कैसे सेफ जगह हो सकती है? वो तो पहाड़ियों के बीच स्थित है नहीं, और राजगृह को इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो पटना जो है वो 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है। ऐसी नदियाँ जो बेहद विशाल हैं, उनको पार करके आने के लिए किसी भी व्यक्ति को नौका की आवश्यकता होगी, और जब वो उसका प्रयोग करेगा तो आसानी से उनको देखा जा सकता है। जैसे गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, ये 3 नदियाँ हैं जो पटना को एक सुरक्षित क्षेत्र बनाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अंतिम शासक जो अजातशत्रु के बाद बेटा उदयन, उदयन का बेटा कौन था? उदयन का बेटा था नागदशक। ये इसका अंतिम शासक था इस हर्यक वंश का।
ये कहना चाहिए एक नंबर का बकलोल टाइप का शासक था, मंदबुद्धि, जिसको अपने हाथों में इसकी कोई सत्ता नहीं थी, कोई व्यवस्था का बेहतर संचालन नहीं था। इसने शिशुनाग नामक व्यक्ति को सेनापति बना दिया था और पूरी सैन्य शक्ति जो है वो शिशुनाग के हाथों में दे दी थी। मतलब ये मानिए कि कुछ ऐसी स्थिति इसने कर दी थी जैसी वर्तमान पाकिस्तान में आप देख रहे हो। पाकिस्तान में हमेशा तख्ता पलट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो सिर्फ पपेट है। एक्चुअली शासन का जो कंट्रोल है वो तो सेनापति, आर्मी चीफ के हाथों में है। तो वो जब चाहता है वो चीज़ों को ख़त्म कर देता है, लोगों को ख़त्म कर देता है। तो वही स्थिति इस कालखंड में भी हुई जो कि नाग दशक के द्वारा की गई। उसने शिशुनाग को सारे अधिकार जो है वो प्रदान कर दिए थे और उन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उसने तख्ता पलट किया और नाग दशक की हत्या कर दी और स्वयं को मगध का शासक घोषित कर दिया। अब इसके बाद में अब आप देखेंगे कि भारत में किस तरीके से चीज़ें हैं। भारत में इस तरीके की स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप देखिए अगर किसी भी, चाहे वो हम थल सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, अगर उनके चीफ को कोई भी निर्णय लेना है तो उसे पहले सीडीएस से लेना पड़ेगा। अब सीडीएस भी डायरेक्ट नहीं बोल सकता, उसे पहले पीएम से पूछना पड़ेगा। अब पीएम भी डायरेक्ट नहीं बोल सकता, उसे हमारे राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। तो ये एक सिस्टम बनाया गया है ताकि व्यवस्था को बेहतर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से संचालित किया जा सके, जो कि नाग दशक ने नहीं किया। और यही कारण था कि शिशु नाग ने उसकी हत्या कर दी और मगध पर स्वयं उसने कब्जा कर लिया। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे। पहले तो हम हमारा बौद्ध और जैन धर्म छोटा छोटा है, हम उसको कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इसके बाद में हम हर्यक वंश को समाप्त करके फिर शिशुनाग वंश को शुरू करेंगे। ये कहानी एक स्टोरी की तरह हम इसको बढ़ेंगे ताकि इतिहास आपको बोरिंग नहीं लगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हर्यक डायनेस्टी को हम ख़त्म करते हैं महाजनपद के साथ साथ। धन्यवाद। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।